गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीके लेकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट से पूरे 30 क्वेश्चन जो कि पेडागॉजी पर आधारित है। दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्या पता आपको एग्ज़ाम में यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ये वीडियो स्पेशली सीटेट वालों के लिए है। और दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव, फैमिली सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में आपको पेडागॉजी से ही क्वेश्चन मिलेगा। सारे क्वेश्चन जो है वो पेडागॉजी पर ही आधारित मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। दोस्तों, आपसे पूछा है कि आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का उपाय क्या है। ऑप्शन दिया है, छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए। दूसरा है, छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए। तीसरा है, छात्रों को खोज एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। चौथा है, यह सभी। तो दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन देखते हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। इसमें जो क्वेश्चन पूछा है कि आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है। तो दोस्तों, इसमें जो तीनों आंसर दिए हैं वो तीनों ही पॉजिटिव हैं। तो आप इसका उत्तर लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यानी यह सभी। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे। पहला ऑप्शन है भेदभाव की भावना को बढ़ाएंगे। दूसरा है ईर्ष्या की भावना को। तीसरा है एक दूसरे की मदद करने की भावना को। और चौथा है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। दोस्तों, आप इस क्वेश्चन को अपने ऊपर रख के देखिए कि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने अंदर किस भावना को ज़्यादा बढ़ाएंगे। पहला है भेदभाव की भावना को, तो आप बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये निगेटिव है। दूसरा है ईर्ष्या की भावना को, तो इसे भी नहीं बढ़ाएंगे। तीसरा है एक दूसरे की मदद करने की भावना को, तो ये हो सकता है। चौथा है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव न हो, तो ये भी हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें जो दोनों ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, ये दोनों निगेटिव है, तो ये दोनों आंसर कभी नहीं होंगे। इसमें तीसरा और चौथा, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे आप। अगला प्रश्न है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है। ये क्वेश्चन पूछा है कि वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों और समाज दोनों के लिए लाभकारी है। पहला है रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा। दूसरा है विशेषज्ञता प्रदान करने वाला शिक्षा। तीसरा है प्रौद्योगिक का ज्ञान देने वाली शिक्षा। और चौथा है नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी रोजगार परक व्यवसायिक शिक्षा, जो कि वर्तमान में छात्रों के लिए और समाज दोनों के लिए लाभकारी है। अगला प्रश्न है, बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति विकसित की जा सकती है। तो ये किससे की जा सकती है। स्व अध्ययन से बढ़ती है, जन्मजात होती है, ए और बी दोनों। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, वह शिक्षक का गुण है जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है। वह है उसकी कर्मठता, भाषण देने में निपुणता। तीसरा है अध्ययनशीलता। चौथा है यह सभी। दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षक का वह कौन सा गुण है जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है। मतलब कि कोई अगर शिक्षक है तो उसमें ऐसा कौन सा गुण है जो जो उससे सभी, जैसे अन्य व्यवसाय होते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर आदि, उन सब से उसको अलग करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसकी अध्ययनशीलता। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे। क्वेश्चन पूछा है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार से प्रेरित करेंगे।
पहला ऑप्शन है उन्हें उपयुक्त पद देकर, दूसरा है अच्छे वेतन के द्वारा, तीसरा है शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, चौथा है प्रशंसा के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर आप उन्हें प्रेरित करेंगे। अगला प्रश्न है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। पहला उद्देश्य है इसमें पहला ऑप्शन है नवीन ज्ञान की खोज, दूसरा है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार, तीसरा है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, और चौथा है यह सभी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, यही होता है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य। अगला प्रश्न है यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा होगी। क्वेश्चन है कि यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि नहीं होगी, इसमें नेगेटिव में क्वेश्चन पूछा है तो आपको आंसर भी नेगेटिव में ही देना होगा। पहला है गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दूसरा है छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, तीसरा है अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, चौथा है छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। दोस्तों ये इसमें पूछा है कि कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी, तो एक पूछा है कि तो इसमें दिया है अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, तो ये बिल्कुल गलत है, उनमें अनुशासनहीनता पैदा हो जाएगी और वो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं सुनेंगे। फिर अगला प्रश्न है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, किस चीज़ में वो रुचि लेना ज़्यादा प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन है धर्म में, दूसरा है विद्यालय में, तीसरा है मानव में, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो बच्चे होते हैं वो 6 से 10 साल की अवस्था में सबसे ज़्यादा रुचि जो लेना प्रारंभ करते हैं वो प्रारंभ करते हैं विद्यालय में। वो विद्यालय जाने लगते हैं और उनको विद्यालय में अपने दोस्तों के साथ अच्छा लगने लगता है। अगला प्रश्न है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है। पहला है छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, दूसरा है छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, तीसरा है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, चौथा है छात्रों का मनोरंजन हो। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा का क्या अभिप्राय है। तो जो ये क्वेश्चन दिया है कि छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, तो ये बिल्कुल गलत होगा। छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो ये हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है और चौथा भी हो सकता है। तो बेस्ट ऑप्शन देखते हैं क्या है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, यानी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, ये इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन है और यही इसका राइट आंसर भी। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। पहला है शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, दूसरा है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण, तीसरा है रुचियों की भिन्नता, चौथा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि विद्यार्थियों के अच्छा मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। दोस्तों क्वेश्चन में अधिकतर एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि बड़े बड़े चैनल होते हैं उनमें से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, क्योंकि आयोग की उन पर ज़्यादा नज़र होती है और ये जो हम छोटे छोटे वीडियो जो यूट्यूबर बनाते हैं उनसे उस पर उन लोगों का ध्यान ज़्यादा नहीं रहता है, तो वहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा बीच में और पूरा आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न है
क्वेश्चन नंबर 12 है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके। पहला ऑप्शन है दूसरों को, दूसरा है आवश्यकताओं को, तीसरा है उद्देश्यों को, चौथा है प्रेरकों को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आवश्यकताओं को। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना ताकि संतुष्ट किया जा सके आवश्यकताओं को। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है। पहला ऑप्शन है अभिभावक एवं अध्यापक के, दूसरा है वंशक्रम एवं वातावरण का, तीसरा है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वंशक्रम एवं वातावरण का। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए निम्न में से कौन सा बेहतर मानते हैं। पहला है वीडियो अनुरूपण, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसमें पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय के जो बच्चे होते हैं उनके लिए सबसे बेहतर क्या है, तो उनके लिए सबसे बेहतर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट ऑप्शन है, यानी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। जो छोटे बच्चे होते हैं जब वो खुद करके सीखते हैं तो उससे वो, जब वो खुद किसी चीज़ को करते हैं तो उससे वो बहुत अच्छे से सीखते हैं, यानी प्रैक्टिकल तरीके से उन्हें बहुत अच्छे से सीखने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है। पहला है सामाजिक संचरण, दूसरा है अनुभव, तीसरा है संतुलिनीकरण, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों पूछा है कि कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो इसमें नहीं है पूछा है, तो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सामाजिक संचरण। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया। पहला है बुद्धि, दूसरा है सृजनात्मकता, तीसरा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, चौथा है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सृजनात्मकता, यानी कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन पद का प्रयोग सृजनात्मकता समान अर्थ में किया। अगला प्रश्न है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा है। पहला है इदम, दूसरा है अहम, तीसरा है परम अहम और चौथा है इदम एवं अहम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इदम। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार गृह जो होता है इदम होता है। अगला प्रश्न है, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है हिंसा से निपटने में, दूसरा है अजनबियों से निपटने में, तीसरा है थकान से निपटने में, चौथा है दबाव से निपटने में। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दबाव से निपटने में जो है रक्षा तंत्र बहुत हेल्प करता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर किया करिए, जिससे हमें पता चलेगा ना कि आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं, इससे मोटिवेशन मिलता है काफ़ी ज़्यादा। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लाइक करना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। तो इसमें पूछा है कि सत्य नहीं है। पहला ऑप्शन है रुचियां जन्मजात और अर्जित दोनों होती हैं, दूसरा है रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है, तीसरा है रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, और चौथा है रुचियां समय के अनुसार बदलती रहती हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण प्रतिबिंब नहीं है। तो दोस्तों ये इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है। नाम मात्र की भूमिका है, दूसरा है आकर्षण भूमिका है, तीसरा है पूर्वानुमेय भूमिका है, चौथा है महत्वपूर्ण भूमिका है। दोस्तों इस क्वेश्चन पूछा है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या भूमिका है, तो इसमें आपसे भूमिका पूछा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाम मात्र की भूमिका है।
अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। पहला है दल समूह में रहने की अवस्था, दूसरा है खेलने की अवस्था, तीसरा है प्रश्न करने की अवस्था और चौथा है अनुकरण करने की अवस्था। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी अनुकरण करने की अवस्था जो होती है वो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पूछा है कि उत्तर बाल्यावस्था में जो बालक होते हैं वो भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। पहला ऑप्शन है द्रव्यमान, दूसरा है द्रव्यमान और संख्या, तीसरा है संख्या, चौथा है द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, यानी वह द्रव्यमान संख्या और क्षेत्र में परिवर्तन समझने लगते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास कराना, दूसरा है व्यावसायिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, तीसरा है विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना, चौथा है विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना। दोस्तों इसमें पूछा है कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, मतलब कि शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो जानते हैं इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, इसका राइट ऑप्शन है जो कि बेस्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है खिलौनों की आयु कहा जाता है। दोस्तों इसमें पूछा है कि खिलौनों की जो आयु है वो किस काल को कहा जाता है, किस आयु काल को कहा जाता है। पहला ऑप्शन है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, दूसरा है शैशवावस्था को कहा जाता है, तीसरा है उत्तर बाल्यावस्था को कहा जाता है और चौथा है इन सभी को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे खिलौनों से अधिक खेलते हैं, इसलिए इसे खिलौनों की अवस्था या खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। पहला है उत्तरदायित्व की अनुभूति, दूसरा है आज्ञाकारिता, तीसरा है सहभागिता, चौथा है ईमानदारी। तो दोस्तों किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो होती है वह होती है आज्ञाकारिता, कि विद्यार्थी आज्ञाकारी हो और वो अपने शिक्षक की सारी बातों को माने। अगला प्रश्न है बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह है। पहला ऑप्शन है बच्चों में आत्मविश्वास का विकास करेगा, दूसरा है प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, तीसरा है बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, चौथा है अधिगम को सरल बनाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया है कि बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है, क्योंकि यह जो है वह करेगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। दोस्तों क्वेश्चन फिर से देखते हैं, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं। पहला ऑप्शन है किशोरावस्था, दूसरा है वयस्कावस्था, तीसरा है पाक बाल्यावस्था, चौथा है बाल्यावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, यानी किशोरावस्था में जो होता है बच्चे अपने समकक्षी यानी कि अपने जो सहपाठी होते हैं क्लास में उनके साथ अधिक सक्रिय बनते हैं। अगला प्रश्न है एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। तो इसमें पूछा है कि एक सामान्य 12 वर्ष की उम्र के बच्चे में सबसे अधिक क्या होता है। तो उसमें पहला ऑप्शन है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, दूसरा है समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी, तीसरा है अब और यहाँ में उसकी रुचियों को सीमित करना, चौथा है वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुमति। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जब एक 12 वर्ष का बच्चा होता है
वो 12 वर्ष की उम्र में होता है तो वह समकक्षी के अनुमोदन के लिए सबसे ज़्यादा बेचैन रहता है। अगला प्रश्न है, बालिका शिक्षा को महत्ता देना उचित है, इसका कारण क्या है? पहला ऑप्शन है, बालिकाएं बालकों से अधिक बुद्धिमती हैं। दूसरा है, अतीत में बालिकाओं को बुरी तरह से विभेदित किया जाता था। तीसरा है, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। और चौथा है, बालिकाएं बालकों से अल्पसंख्यक हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है क्योंकि किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं सक्षम हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करोगे? उसे डांटेंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे परीक्षा में कम अंक देंगे और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप उसे डांटेंगे भी नहीं, आप उसकी उपेक्षा भी नहीं करेंगे और परीक्षा में कम कम अंक भी नहीं देंगे। ये तीनों आंसर जो है ऑप्शन निगेटिव है, तो इसका राइट ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये थे आज के पूरे 30 क्वेश्चन जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पर आधारित थे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो, क्वेश्चन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।